तो पढ़ेंगे आज हम लोग फिजिक्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ पढ़ चुके थे हम लोग, एफ नेट ज़ीरो तो ए नेट भी ज़ीरो, एक्सेलरेशन नहीं होती है ऐसे बॉडी में, या वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ऐसा, या बॉडी रेस्ट में रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकेंड लॉ भी पढ़ चुके थे हम लोग, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आज पढ़ना थर्ड लॉ, सबसे सिंपल, मतलब ना तो उसका स्टेटमेंट लंबा है, ना तो उस पर रुकने की ज़रूरत है, शायद 5 मिनट्स में हो जाए, बट हम लोग 5 मिनट्स नहीं 10 मिनट्स लगाएंगे इसके थ्योरी में, 15 मिनट्स लगाएंगे थ्योरी में प्रोबेबली। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानना कि कौन से फ्री बॉडी डायग्राम वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थर्ड लॉ पर बेस्ड होंगे। फर्स्ट लॉ पर आपने देख लिया एफबीडी वाले प्रॉब्लम्स, उस वक्त क्या हुआ करता था फर्स्ट लॉ में, बॉडी रेस्ट में रहती थी, इक्विलिब्रियम एफ नेट इक्वल्स टू जीरो होता था, ए नेट इक्वल टू जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई सूडो फोर्स नहीं ऐसा। जब आप सेकेंड लॉ में आ गए तो बॉडी मूव करना शुरू कर गई, है ना, एफ नेट कुछ ना कुछ हो रहा था, बॉडी या तो लेफ्ट या तो राइट या तो अप या तो डाउन मूव करने लगी थी, जिधर एक्सेलरेशन लग रहा था उसके अपोजिट सूडो फोर्स लगाना शुरू कर गए थे। ये दो पहचान थी। आज देखेंगे आपकी यदि थर्ड लॉ भी कुछ है दुनिया में तो उस पर बेस्ड एफबीडी वाले न्यूमेरिकल्स कैसे पहचानेंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक आवाज़ आप दे दो जो बच्चे ऑनलाइन हैं, फिर आगे चलते हैं। यस सर। बहुत अच्छी आवाज़ है। यस सर। ओके, यू कैन ट्राई फॉर इंडियन आइडल या सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स एटसेट्रा। नाइस वॉइस। क्या प्रिंस, आप क्यों, आपको जलन क्यों हो रही है? इनके वॉइस अच्छे हैं, रियाज करो, प्रैक्टिस करो, तुम्हारा भी। हाँ सुनो सुनो बच्चों, ध्यान से, क्या कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ा दूं आपको, 9 क्लास में तो पढ़ चुके थे आप। क्या पढ़ा था? बिल्कुल, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लास 9 में पढ़ चुके थे आप। ये था स्टेटमेंट हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। लेकिन आप कैसे भूल सकते, वो क्लास 9 था, कुछ कुछ बातें छिपा ली गई थी आपसे और कहा था इतना ही जानो कि एक्शन के इक्वल और अपोजिट हुआ करता है रिएक्शन। लेकिन इसके अंदर 2-3 और बातें थी, उनको जानबूझकर हाइड कर लिया गया था, जिसकी वजह थी जब आपको कोई कुछ कहता है तो आप उनसे इस बात का प्रूफ चाहते हैं, है ना। ये आदत है ना, इंसान ऐसे ही बना हुआ है कि यदि उनको बताओ कि ऐसी बात है तो कह देगा कि क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, खाओ माँ कसम। ये जो चीज़ें हैं, है ना, कि माँ कसम ना खाना पड़े ये बताने के लिए, तो आपको उसके सपोर्ट में लॉजिक्स देने होते हैं। लॉजिक सक्सेस कर गया तो वो मैजिक है, नहीं तो फिर आपको वहाँ सरेंडर बोलना पड़ता है। तो हम लोग अभी इसी चीज़ को देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या बातें होती हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये जो स्टेटमेंट पूरी दुनिया को पता है कि एक्शन यदि है दैट इज, जितना आप एक्शन करोगे उतना ही क्या होगा, रिएक्शन। एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, अच्छी बात है। कई कई जगह एक्शन इक्वल्स टू
माइनस ऑफ रिएक्शन लिखा रहता है, जिसका इंटेंशन होता है, जिसका इरादा होता है ये बताने का। अब देखते हैं क्या होता है। बारिश मैटर नहीं करता है, आपने छींक लगाई ये बड़ी बात है। अरे कोई बात नहीं भाई, अब हो गया तो हो गया, चलो। हाँ सुनो, तो बस उसका इंटेंशन होता है कि डायरेक्शन अपोजिट है और कोई इरादा नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि एक्शन के इक्वल और अपोजिट लग रहा होता है रिएक्शन, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं बच्चों। वो शर्त हमारे 9th स्टैंडर्ड के बुक में नहीं डिस्कस की जाती है, क्योंकि अब जब आप इसी चीज़ को क्लास 11 में डिस्कस करोगे तो उस वक्त वो शर्त आपको लिखने को मिलेगा और उसका यूज भी दिखेगा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के समय। जो बच्चे ऑनलाइन मौजूद हैं एक आवाज़ दीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे चलेंगे। Yes, sir. बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे ध्यान देना, यदि हम लोग एक बॉडी कंसिडर करें, कोई एक बॉडी जिसका मास m है और इसे रख दिया है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं, या 9th क्लास में कौन सी चीज़ लिमिटेड बताई गई जिसके कारण आज गलत हो जाओगे आप। एक तो इस पे mg, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, या इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्शन। ये एक्शन है। तो रिएक्शन किसको कहते हैं, इसी को, तो प्लीज इसी को तो कहते हैं रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है इसी को हम तुम बोल जाते हैं क्या, कि ये यदि ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। यहाँ पे होती है गलती, ये एक्शन ये रिएक्शन नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। हाँ वो तो मैं वो भी लगा दूंगा तब भी रॉन्ग रहेगा, ये पहले थोड़ा सा देख लेना। हाँ आदर्श कह रहे हैं कि यदि इस पर n लगा है तो आपने एक बार बताया था कि नीचे भी n लगेगा, ठीक है, सही है। लेकिन अभी भी थर्ड लॉ के लिए एक्शन और रिएक्शन की बात नहीं कर सकते। पहली शर्त सुनो, शर्तें लागू। कंडीशंस फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर। यदि फोर्सेस का एक पेयर है, यदि फोर्स की एक जोड़ी है, तो उसको एक्शन रिएक्शन कब कहेंगे। इसके लिए कम से कम दो शर्तें आपको ध्यान रखनी होगी। कौन कौन सी दो शर्तें, कौन कौन से कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, एक्शन रिएक्शन पेयर must act on the same body। पहली बात ये, जो कि यहां नहीं हो रहा है, समझो अच्छे से। एक्शन किसने लगाया, हमारे आपके हिसाब से इस ब्लॉक ने लगाया। किस पे, किस पे लगाया, इस सरफेस पे। और रिएक्शन कौन लगा रहा, ये वाला सरफेस। किस पे, इस ब्लॉक पे। बॉडी बदल गई, ब्लॉक एक अलग बॉडी है और हॉरिजॉन्टल सरफेस एक अलग बॉडी है। तो पहली प्रॉब्लम यहां खड़ी होती है। पहली शर्त यह है एक्शन रिएक्शन पेयर की, वो है कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है, दोनों फोर्सेस जो होते हैं जिनमें से एक को आप एक्शन कहोगे दूसरे को रिएक्शन, वो सेम बॉडी पे लगनी चाहिए। जबकि यहाँ पे एक्शन लग रहा है, जिसको हम तुम एक्शन बोल रहे हैं, mg को यदि इसको कह रहे हैं तो फिर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और रिएक्शन जिसको आप n से दिखा रहे हो वो लग रही किस पे, इस बॉडी पे। तो पहला कंडीशन यहाँ पे गड़बड़। एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, आप एक्शन रिएक्शन किसको कह सकते हैं, यदि
बॉडी सेम हो जाती तब। फिलहाल तो दोनों बॉडीज अलग अलग है, ये ब्लॉक अलग है और हॉरिजॉन्टल सरफेस अलग है। कनक सुना यहां तक आपने? Yes, sir. वेरी गुड। कोमल? Yes, sir. ओके। दूसरी बात, इन एक्शन reaction pair the two forces कौन? ये एक्शन भी एक टाइप ऑफ फोर्स है, रिएक्शन भी एक टाइप ऑफ फोर्स है। द टू फोर्सेस मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड। अब ये सेम काइंड का क्या मतलब हुआ? यदि किसी बॉडी पर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। यदि किसी बॉडी पर एक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। यदि किसी बॉडी पे एक्शन मैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। यदि किसी बॉडी पे एक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए। यदि किसी बॉडी पे एक्शन नॉर्मल रिएक्शन है तो रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। इसका मतलब आप यदि ऐसा लिख दें N = mg, तो ये कहना तो सही होगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये वेट है बॉडी का या ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इक्वल अमाउंट होगा, सही है। लेकिन इनमें से किसी एक को एक्शन कहना, दूसरे को रिएक्शन कहना, ये सही नहीं होगा। इक्वल तो है। क्या कहा आपसे? 9 क्लास में जब पहली बार आप न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे उस वक्त इन बातों को ढक के रख दिया गया था, सिर्फ ये शो किया गया था क्योंकि इनको समझने के लिए आपको 2 साल और बड़ा होना था, 11 में आना था। क्योंकि इनको समझने के लिए आपको थोड़े ऊपर लेवल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करना आना चाहिए था, जो 9th क्लास में पॉसिबल नहीं था, इसलिए आप लोगों को 2 साल रोक दिया गया। तो अब जब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स लगाएंगे, इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो धीरे धीरे कर बातें निकल कर सामने आती रहेंगी। क्या आप सबने सुना बच्चों? एक आवाज दे दो। वेरी गुड, बहुत Yes, अच्छा, sir. बहुत अच्छा। तो ये जो चीज है ना, दिस पेयर ऑफ फोर्स इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल टुवर्ड्स एक्शन रिएक्शन पेयर। इक्वल है, सही है, ये सही है, बट N and mg are not action reaction pair। जब ये नहीं है तो फिर कौन है ना? पूरा मौसम आज बारिश का हो रखा है। हैवी रेन थी कल रात से ही, तो इसको हम लोग और हम सब भीगते भागते पहुँचे, तो इसको कहते हैं हैवी रेन की मज़े मज़े, है ना? हाँ, थोड़ा राइमिंग वर्ड है, हैवी रेन की मज़े मज़े। चलो ठीक है। हाँ, कुछ शब्दों का यहाँ पर फेरबदल किया गया है, आप ज़्यादा समझदार हैं। चलो आगे सुनो, देखते क्या बात है। जो ज़्यादा सुनता है वही समझ भी रहा है और जो हल्का फुल्का सुन के रखा हो मुस्कुरा भी रहा है। सुनो बेटा, सही एग्जाम्पल क्या है इसका वो सुनो। सही एग्जाम्पल क्या है वो सुनो। ये सपोज करें हमारे पास हमारे आपके घर की छत की सीलिंग है और इससे एक मजबूत रस्सी बंधा है।
पतला सा धागा नहीं जिससे आप कपड़े सिलते हैं, वो नहीं, एक ताकतवर मजबूत रस्सी जिस पे यदि तुम चाहो तो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकते हो और वो रस्सी टूट ना जाए, वैसा। तो ताकतवर रोप है, इस बार रस्सी की बात हो रही है। ठीक है खुशनुमा? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जीती रहो बेटा, बहुत तरक्की करो। सुनो, ये रही एक रस्सी और इस रस्सी के सहारे कोई फौजी है जो ऊपर चढ़ना चाहते हैं, कोई आर्मी के पर्सन है या ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग कोई ऐसा पर्सन है जिनको रस्सी पे चढ़ना है। अब बताया कि आई हैव नेवर बीन टू एनी ड्राइंग क्लास एवर, इसलिए आपको मेरे कहने पर मानना ही पड़ेगा कि ये उस पर्सन का सर है, ये बदन है। ये कैसा बदन है? ये बदन है, ये पाँव है, ये हाथ है, ये दूसरा हाथ है। अब जैसा आता है वैसा बना दिया। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप शर्ट के बटन तक बना देना, लेकिन उतना टाइम वहाँ लगाएंगे तो फिर बाकी काम कब करेंगे हम लोग? तो सुनो बेटा, ये क्या करता है, ये क्या करता है, जब आप रस्सी पे चढ़ रहे होते, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जब रस्सी पे चढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं, रस्सी पकड़कर ऐसा कहते हैं, हे रस्सी देव कृपा कर मुझे, ऐसा तो नहीं कहते, कोई मंत्र तो नहीं बना, रस्सी चढ़ मंत्र, ऐसा तो कुछ नहीं। हमें क्या करना पड़ता है, दोनों हाथों से रस्सी को यूं पकड़कर रस्सी को नीचे खींचना होता है। एक्चुअली ये रस्सी पकड़ी और इसको नीचे खींचते हैं, बदले में रस्सी हमें ऊपर खींच रहा होता है। मैं बात करूंगा नेचर ऑफ फोर्स सेम करने की, मतलब नीचे की तरफ आप इस रस्सी में नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कितना F, तो ये रस्सी भी आप पे ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, क्या, F। तुम बोलोगे नहीं, गलत है, क्योंकि रस्सी पे तो टेंशन फोर्स होता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे है ना। F इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, T। इस केस में नेचर सेम हो गया बेटा। इनमें से किसी को आपने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहा है, mg की बात ही नहीं की। लग रहा है ना mg लग रहा है आप पे, कोई इशू नहीं है, mg का अपना काम है। यदि आपका मास m kg है तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, बट ये मत समझना कि mg के इक्वल और अपोजिट ये F की बात है। आपने जो रस्सी को नीचे खींचने की कोशिश की F न्यूटन का फोर्स लगाकर, तो वो रस्सी आपको F न्यूटन का ही फोर्स लगाकर ऊपर खींचती है। बस रस्सी के केस में फोर्स का नाम हम लोग बदल के रख देते हैं, कहते हैं ये टेंशन लगा है रस्सी पे। तो आप ऐसा समझो कि यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी पे, ऐसे तुम कह दोगे सर आपने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि टेंशन हमेशा पॉइंट के अपोजिट लगना होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है तो नीचे दिखाना चाहिए था, फिर आप ऊपर दिखा रहे। पहले सही थे कि आप सही है? लड़के ने सही सोचा, लड़के ने सही सोचा जो ब्लैक टी शर्ट में है, वो ये कि यहाँ पे जहाँ आपने हाथों से पकड़ के रखा है ना, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसके अपोजिट ये टेंशन। ठीक है, तो आप ऊपर वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात ना करें बच्चों। तो यहाँ पर F इक्वल्स टू T, ये है एक्शन रिएक्शन फोर्स, जबकि इसका mg लग रहा है नीचे, mg नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, हमें mg से कोई शिकायत नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो उसका वेट लग रहा है, लेकिन आपने एक्शन क्या किया, रस्सी को नीचे खींचने के समय जो फोर्स लगाया वो एक्शन था आपका, और रस्सी जो टाइट हो गई, जो स्ट्रेट हो गई बिल्कुल, और उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ वो कहलाएगा हमारा रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक ठीक? बच्चों आवाज़ दीजिए प्लीज़, यहाँ तक ठीक है? यस सर। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब
एक्स्ट्रा क्या पढ़ा आपने? कहा था 9th क्लास में कुछ बातें छिपा ली गई थी, ऐसा यहाँ पर देखो, यही 2 बातें थी और कुछ नहीं छिपाया गया था। और एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में होता है। जैसे किसी चीज़ को बेचो तो कोई ना कोई खरीदने वाला है। यदि आपने कुछ खरीदा है तो कहीं ना कहीं उसको बेचा गया होगा। बेचने वाले के बगैर खरीदार पॉसिबल नहीं है, और खरीदने वाले के बगैर बेचने वाले का प्लान सक्सेस नहीं हो सकता है। तो वैसे ही एक्शन जहाँ होगा रिएक्शन वहाँ होगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके हम लोग ऐसा करो कि ऐसा करो, एक छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, या क्वेश्चन भी मत लो बच्चों, क्वेश्चन भी मत लो, पहले इसको लिख लो और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, ठहर रमन, ये देखेंगे कि थर्ड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, कैसे ये समझेंगे कि ये न्यूमेरिकल तो फर्स्ट लॉ पे था, एफबीडी का ये क्वेश्चन सेकेंड लॉ पे आया और ये क्वेश्चन थर्ड लॉ पे आ गया। कैसे पहचान पाएंगे? कुछ बेसिक पहचान है ना। तो आप ऐसा करो, जल्दी से इसको कर लो नोट, जल्दी से बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन हैं चलिए, आप सबका नोट हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, चलिए सीधे हम लोग एक लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सुनना वो न्यूमेरिकल है क्या, आपसे बोल क्या रहा है वो सुनना। सारा सिस्टम ऐसा ही ले रहा है, सब कुछ इस तरह का है। और क्वेश्चन को कुछ यूं देखना, फिर करते हैं बातचीत। बस आपसे इतना कह रहा है कि इस बार भी कोई एक पर्सन है, कोई एक आदमी है, वो एक रस्सी को पकड़कर उसके सहारे ऊपर चढ़ना चाह रहा है। यदि इस पर्सन का मास 70 kg, क्या सुन पाए आप लोग? और ये इंसान ऊपर की तरफ चढ़ने की कर रहा कोशिश। जब ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। और बाप रे, अब ये तो रिकॉर्ड हो गया, मेरे डरने का सीन। हाँ, कुछ नहीं बच्चों, मतलब क्लास चली रही थी, एक भीगी हुई भूतनी सी बच्ची सडनली आकर के, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बारिश में ना भीगो तो बेकार ही है। लेकिन ऐसे डराओ मत, है ना। यदि हार्ट अटैक आ गया होता सक्सेसफुल, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है अभिनव, ठीक है। बस इतनी सी बात बताकर आपसे पूछता है, जब ए दे चुका है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सवाल इसका है, इसका क्वेश्चन है आपसे कि ये कितना टेंशन प्रोड्यूस करेगा रोप में। T इक्वल्स टू वॉट? जितना हमारे आपके पास इंफॉर्मेशन है काफ़ी है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या क्या करेंगे आप? सॉल्व आप ही करो, मैं नहीं करूँगा। सबसे पहले यदि मास m है तो mg नीचे लगा दो। अच्छा, कांटेक्ट के अगेंस्ट इस रोप में टेंशन प्रोड्यूस होगा, ऊपर लगा दो। बॉडी मूव कर रही है ऊपर की तरफ तो एक्सेलरेशन ऊपर है, शूडो फोर्स लगा दो किधर आप? नीचे। और एक इक्वेशन बनेगा जिसमें बाकी चीज़ें आपको पता है, टी पता करना है। यू थिंक यू कैन? एक ट्राई तो कर ही सकते हैं।
जो बच्चे ऑनलाइन है दीजिए आवाज, कर सकते हैं ट्राई हम लोग? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ बच्चों, पहले आप करो कोशिश, फिर अगले क्वेश्चन में जाएंगे। आई थिंक इतना वक्त काफ़ी था। आइए चेक करते हैं क्या क्या होता है। इसका FBD बनाओ। सबसे पहले वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट mg, और इस डायरेक्शन में टेंशन T। बॉडी का एक्सेलरेशन यदि ऊपर है A, तो शूडो फोर्स किधर लगा देंगे हम लोग? नीचे, ma। ओके, जरा इसका इक्वेशन बनाओ। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? T, और ये दोनों फोर्सेस किस तरफ है? नीचे, mg प्लस ma। बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा? बॉडी पे ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो सिर्फ रस्सी में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन, और नीचे की तरफ mg भी और ma भी। तो आप क्या कर सकते हो? m ले लो कॉमन, और अंदर बचेगा g प्लस a। कितने kg का है ये पर्सन? 70। g को चलो 10 ले लो, और a को कितना ले लो हम लोग? 5। 70 मल्टीप्लाइड बाई 15 क्या हो जाएगा? 15 को 7 से कीजिए मल्टीप्लाई, क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, 1050 न्यूटन। तो हम में से जिस किसी का ये आंसर आया करेक्ट है, यदि जिस किसी का आंसर ये नहीं आया तो इनकरेक्ट है। तो कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था? आप लोग टेक्स्ट करो, जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो मैसेज कर दो, और जो यहाँ है प्लीज़ हाथ ऊपर करें। ठीक है, चलो बहुत सारे लोग हैं, चलो ध्यान से देखो, जल्दी से कर लो नोट। लेंगे इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग, एक और बढ़िया क्वेश्चन है। अभिनव सॉल्व कर पाए थे इसको? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। जानवी ध्यान दीजिएगा। एक सीलिंग, एक रोप, और ये कौन है? कोई मंकी। मुझे जैसा ड्राइंग आता है वैसे ही बनाऊंगा। हाँ, इस स्फेयर को आप एक मंकी समझ लो, और इसके हाथ इसके कानों से निकले। हाँ, ये मंकी है। ये इस रस्सी में ऊपर की तरफ चढ़ना चाहता है, और मंकी है अच्छे खासे भारी भरकम साइज का। इसका मास कितना बच्चों? 50 kg। 50 kg, और ये ऊपर की तरफ चढ़ना चाह रहा है। कितना एक्सेलरेशन नहीं पता, यही आपको बताना है। ठीक है, और इस रस्सी के बारे में एक और बात बताई गई है आपको। रस्सी के बारे में बताई गई है बात कि रस्सी का ब्रेकिंग लोड ये है 500 kg। इस रस्सी की ताकत है कि मैक्सिमम 500 kg का वजन आ सकता है, तब तो नहीं टूटेगा ये। मैं अब इसको चेंज करता हूँ, kg को हटाकर यहाँ पे लिखता हूँ न्यूटन। ब्रेकिंग लोड इस रस्सी का 500 न्यूटन है। मतलब जब तक इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो बिलो 500 है, रस्सी नहीं टूटेगी। लेकिन जैसे टेंशन 500 से अबव हुआ, रस्सी ब्रेक हो जाएगी। तो आपको ये बताना है कि 50 kg का ये जो मंकी है, जब ये इस पर चढ़ रहा होगा तो क्या ऐसी कोई घटना घटेगी? क्या रस्सी टूट जाएगी? क्या बंदर नीचे गिर जाएगा? वगैरह वगैरह। तो आप ये बस इतना समझो कि फिर से FBD पिछली बार की तरह तैयार करना है।
क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनो। क्वेश्चन कह रहा with what acceleration can the monkey climb up the rope safely, गिरे बगैर। ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करो पहले नोट और कोशिश करो शुरू। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए प्लीज। सर आपका माइक ऑफ है। माइक ऑफ था ना, ठीक है। तो कह रहे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एफबीडी बनाना है। इस मंकी को ऐसे दिखा दिया, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगा। इस रस्सी पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन। ये ऊपर की तरफ चढ़ना चाह रहा है तो एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ फादर इक्वल्स टू माँ ma, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। ठीक है, इक्वेशन बनाओ। हमें ए पता करना है। क्वेश्चन क्या पूछा, विद वॉट एक्सेलरेशन, है ना, कैन द मंकी क्लाइंब अप द रोप सेफली। तो हमें ए पता करना है, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ mg और साथ साथ ma। बहुत अच्छा, ऐसा करो, t माइनस mg इक्वल्स टू ma। ए कैसे निकलेगा, t माइनस mg अपॉन, कर सकते हैं ऐसा प्रिंस बाबू, देखा आपने इस तरह, ओके, मुबारक हो। अब सवाल है टी के जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, वही जितना टेंशन, जितना ये मैक्सिमम इसका ब्रेकिंग लोड था ना, वही टेंशन होगा, उतना ही टेंशन मैक्सिमम ये झेल सकता है। यदि उससे ज़्यादा टेंशन देंगे तो ये टूट जाएगा। तो ब्रेकिंग लोड का ऐसा मीनिंग है ना। तो टी के जगह आपने रख दिया 500 माइनस एम क्या है 50 इंटू जी क्या है 9.8 ले सकते थे, 10 ले लिया, और मास फिर क्या है हमारा 50। ध्यान से देखना बेटा, कांड हो रहा है, कांड। 500 माइनस 500 अपॉन 50, 0 बाई 50 और 0 बाई एनीथिंग क्या 0। एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, वही फिल्मों में जो देखते हैं हम लोग, है ना, कि 1 इंच आगे बढ़े तो बस खाई में, 1 इंच पीछे आए तो बस सेफ। ये वही लिमिटिंग पोजीशन है। तो यदि इसे बचना है, रस्सी टूटे ना, यदि ऐसे बचना है तो वैसे का वैसे लटके रहो जिंदगी भर, वरना आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चढ़ो। आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे चोरों की तरह आपको चढ़ना होगा। तो आप अब हमें क्या डर है, ये तो कोई बंदर है, तीसरी बार है ये, ठीक है, ठीक है। तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होना चाहिए। और पता है कि एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के दो मीनिंग होते हैं, ईदर द बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली। ये दो ही चीज हो सकती है। क्या आपने सुना बच्चों, आवाज दीजिए प्लीज। 0, Yes, sir. ओके। चलो आगे बढ़े। चलिए गौर करना बच्चों, एक ध्यान रखना, रोप एंड मंकी सिस्टम यूजुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ पर काम करेगा। एक्शन रिएक्शन की बात हम लोग जब कर रहे होंगे एफबीडी में, तो ज़्यादातर मंकी और रस्सी वाला जो सिस्टम होता है वो थर्ड लॉ लेकर चलता है।
अब आइए दूसरी बात, ये क्या है? वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन है। वो जिस पर हम लोग अपना वेट मेज़र करते हैं, जगह जगह पे, कहीं पे ऐसे, या फिर सड़क किनारे कहीं चले गए, मेले वगैरह में चले गए, वहाँ पे, है ना, या डॉक्टर के वहाँ गए, है ना, आपका वेट ज़्यादा हो गया, आपका वेट कम है, तो वेट मेज़र करते हैं डॉक्टर्स, बच्चों के वेट वगैरह को मेज़र करते हैं। तो वेइंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो सुन लो पहले, क्योंकि दूसरा एप्लीकेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ को यूज़ करके जब हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे होते हैं तो वेइंग मशीन और लिफ्ट एलिवेटर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़रा उसको देख लेते हैं, फिर बातचीत होगी। सुनो सुनो अच्छे से। इस पर किसी को आपने खड़ा कर दिया, है ना, इस पर किसी को खड़ा कर दिया। ये तुम हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, कोई भी है, इमेजिन कर लो, उसमें क्या चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा? mg, और इस पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? रिएक्शनल फोर्स r या फिर n। तो मेरी बात सुनना, the weight of a body as measured by, अभिनव आवाज दीजिए प्लीज। Yes, sir. ठीक है, as measured by weighing machine is nothing but the normal reaction। जो ये मेज़र करता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि हम तुम किसी वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो हमारा जो वज़न बता रहा होता है वो मशीन, वो एक्चुअली रिएक्शनल फोर्स को बता रहा होता है। यदि वेइंग मशीन वेट मेज़र कर रहा तो एक्चुअली वेट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो मेज़र कर रहा होता है। तो आज के बाद पहले एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में आपको किसी बॉडी का मास दे दे, उसके साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दे और आपसे कह दे कि वो किसी वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो बताओ उस बंदे का वेट कितना होगा। तो वेट निकालना मतलब नॉर्मल रिएक्शन पता करना। आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया मतलब उस पर्सन का वेट कैलकुलेट कर दिया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वेइंग मशीन और जो पर्सन है, ये वाला सिस्टम भी हमारा रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे भी आपको थर्ड लॉ अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका लिफ्ट से नीचे उतरना और हल्का महसूस होना, लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाना और आपको अपना वज़न बढ़ा हुआ महसूस होना, झूले में ऊपर की तरफ जाना, है ना, आप जियंट व्हील में बैठे, ऐसे पीछे से ऊपर ले जा रहा है, आपको अपना वेट बढ़ा हुआ लगता है, आगे आता है आपको गुदगुदी होने लगती है ना, ऐसे ही है वो क्या होता है? वेटलेसनेस, आपका वेट कम हो रहा होता है। तो कोई भी आपका दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर बहुत गोलू मोलू मोटू है, यदि आप उसकी गारंटी ले लो कि 100 रुपये में वेट कम करवाएं, सिर्फ आधे घंटे के अंदर, कोई महीना लगाने का नहीं, कोई आपको एक्सरसाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेले में ले जाओ, उस झूले में बिठा दो, जब बोला बस यहाँ से यहीं तक गारंटी है वेट लॉस होने की, पीछे जाओगे तो फिर बढ़ जाएगा। तो वो जो चीज़, हाँ चलो ठीक है, ठीक समझ ही गए और क्या बोल रहा है। तो वो जो सिचुएशन है वो यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है। तो आपको ये बताना चाह रहा था
कि कोई भी मशीन जो आपका हमारा वेट मेज़र करती है वो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन कितना है वो बताती है। वो जितना नॉर्मल रिएक्शन वही बॉडी का वेट। तो आप कुछ मत करो, पहले एक हेडिंग दे दो, वेइंग मशीन प्रॉब्लम्स, ऐसे दे दो हेडिंग। प्रॉब्लम मत बोलो, बुरा लगता है। वेइंग मशीन कॉन्सेप्ट्स ऐसा लिख दो। ठीक है कनक? यस सर। ठीक है। खुशनुमा, खुशी? यस सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। तो एक तो मंकी रोप, ये जो सिस्टम होता है उसमें आपको थर्ड लॉ अप्लाई करना है। एक वेइंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट है तो उसमें भी थर्ड लॉ अप्लाई करना है। और एक और जगह हम लोगों को थर्ड लॉ अप्लाई करना होगा, वो होगा लिफ्ट वाले प्रॉब्लम में, है ना। आप किसी लिफ्ट में है, डाउनवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, तो उस केस में भी हम लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ ही अप्लाई करना है। तो चलो तीसरा लिख लो आप, लिफ्ट, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एलिवेटर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी आपको थर्ड लॉ अप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर ही नहीं किया, थर्ड लॉ है फिर भी बॉडी ऊपर नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, सूडो फोर्स हो रहा है, मतलब सेकेंड लॉ शामिल है कहीं ना कहीं, है ना। अच्छा चलो सुनना है, इसे आप तीन अलग अलग तरीक़ों से देखिएगा। ये नोट कर लिया है क्या? ये मैंने नोट करवाया आपको क्या? नहीं ना, सिर्फ हेडिंग दिलवाया था क्या? ओके, पहले नोट कर लो, इट विल टेक 2 मिनट ओनली, जल्दी। संध्या, हिमांशु कर चुके नोट? यस हो गया। ओके, वेरी गुड। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो ताकि मैं लिफ्ट या एलिवेटर वाले प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट आपसे ही सॉल्व करवा लूँ, काम खत्म हो जाए, मुझे कुछ बताना ही ना पड़े। जितना आप जानते हो बस वही कॉन्सेप्ट लगाओ, तो लिफ्ट वाले में आपको काम आ जाएगा। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शंस, अभी ब्रेक नहीं लगाओ, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शंस acting on the block inside the lift shown in the figure, चलो बच्चों, दो क्वेश्चंस होंगे, बारी बारी से देखना। आप इसको क्वेश्चन समझो, एक्चुअली ये थ्योरी है। ये कोई एक लिफ्ट है, कोई एक एलिवेटर है, और इस पे कोई एक ब्लॉक रखी है जिसका मास क्या है, m, और ये पूरा का पूरा लिफ्ट ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन जो लिफ्ट का ये सरफेस इस बॉडी पे अप्लाई कर रहा है। ये केस 1 है बेटा। केस 2 सुन लो, केस 2 सब कुछ यही, सिर्फ इसमें लिफ्ट को आप नीचे की तरफ मूव करो। तो आप बताओ यहाँ पे लिफ्ट का जो सरफेस है वो कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा बॉडी पे, और इस केस में कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा। क्या हम लोग कोशिश कर सकते हैं? चलिए पहले किसी एक को फोकस करो, mg नीचे लगवाओ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, जिधर एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट
सूडो फोर्स वगैरह वगैरह करके देखो। तो पहले केस 1 देखो, पहले केस 1 देखना बच्चों, और यदि ये हो जाए तो फिर केस 2 भी देखना। है कर लिया है ट्राई? यस सर। बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल है। हम लोग इसको अभी सिस्टम ले रहे हैं, अभी ये जिस रस्सी से कनेक्टेड है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारा सिस्टम ये है, क्या अप्लाई किया आपने केस 1 में? mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, जब एक्सेलरेशन ऊपर तो सूडो फोर्स नीचे। अकेला n ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ mg प्लस ma, या तो यही आंसर या m कॉमन ले लो, g प्लस a। क्या यही आंसर आया है? पक्का? अच्छा, पक्का बच्चों, आवाज दो। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। जरा केस 2 में आ जाओ। क्या इस बार भी प्रिया हम लोगों ने mg नीचे अप्लाई किया? क्या इस बार भी नॉर्मल रिएक्शन जैस्मिन ऊपर अप्लाई किया? लेकिन इस बार बॉडी नीचे जा रही थी तो जानवी सूडो फोर्स ऊपर लगाया। देखते इस बार नॉर्मल रिएक्शन, अभी इसका कंक्लूजन भी निकालेंगे हम, तुम इसके वेट को लेकर के कंक्लूजन निकलेगा। देखना, n इक्वल्स टू mg माइनस ma, चेक कर लो, या n इक्वल्स टू m कॉमन रख दिया है प्रिंस, तो ये g माइनस a आ गया। ठीक है ना? अब आप अच्छे से देखो, यहां लेफ्ट जा रही है ऊपर, तो इसका वेट, मेरी बात सुनो, यदि सिस्टम रेस्ट में रहता, यदि लेफ्ट रुकी हुई होती तो इसका वेट कितना होता? सिर्फ mg, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होता। लेकिन जब ये ऊपर जा रही है तो इस mg के साथ ma ऐड हो रहा है, मतलब लिफ्ट जब ऊपर उठ रही होती है तो हम सबको हमारा वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। रेस्ट में है तो n इक्वल टू सिर्फ mg, लेकिन जब ऊपर की तरफ है तो n इक्वल्स टू mg, जो हमारा ओरिजिनल वेट है, प्लस थोड़ा एडिशनल वेट आ जाता है, कितना? ma। इसलिए हमें थोड़ा वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। यदि यहाँ पर तुम कोई एक वेइंग मशीन रख दो और तुम इस पर खड़े हो जाओ तो तुम्हें तुम्हारा जो ओरिजिनल वेट है उससे ज़्यादा वजन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। जस्ट इसके ऑपोजिट, लिफ्ट जब नीचे जा रही होती है तो हम लोग खुद को थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, तो वो उसकी वजह क्या है? यदि रेस्ट में होता तो n इक्वल टू mg, लेकिन चूंकि ये डाउनवर्ड जा रहा तो mg में कुछ माइनस हो रहा है। पिछली बार mg में क्या हो रहा था? कुछ ऐड हो रहा था, तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हुआ तो वेइंग मशीन ज़्यादा मेज़र करेगा वेट। अब क्या हुआ? ओरिजिनल mg है, उसमें से कुछ माइनस करना पड़ रहा है, इसलिए लिफ्ट जब डाउनवर्ड जारी होती है तो हमें थोड़ा महसूस होता है कि वेट कम हो चुका है। यही काम झूलों में होता है ना? झूले में ऊपर नीचे हम लोग जब ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो वेट ज़्यादा महसूस होता है, और वही जब झूले से नीचे की तरफ आ रहे होते तो नॉर्मल रिएक्शन कम लगने लगता है। ये सिचुएशन हो जाता है, इस वजह से थोड़ा वेट कम लगता है तो पेट में गुदगुदी गुदगुदी होती है। बाकी आपको सब कुछ मालूम है कि क्या क्या लगता है, क्या क्या महसूस करते हैं आप, है ना? हाँ बिल्कुल इनका कहना ठीक है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है बेटा, है ना? तो सब रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न भी आता है, तो कोई नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया। चलो अब एक और केस इसमें देखेंगे। नोट क्या कर लिया? सबने सॉल्व कर लिया होगा इसको। केस 3 यहीं पे देखते हैं। केस 3, थर्ड केस।
ये रहा एलिवेटर हमारा, और ये कोई बंदा वेइंग मशीन के ऊपर। ये लिफ्ट से तुम या मैं या हमारा कोई दोस्त या दुश्मन, है ना, सवारी कर रहा है लिफ्ट की, और ये इसकी रस्सी है। कहा कि ये धागा नहीं है, रस्सी। मास कितना है इसका? ठीक है सब कुछ। और ये बड़े अच्छे से या तो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, टॉप फ्लोर में जाने की, या ग्राउंड फ्लोर में जाने की कोशिश कर रहा था। आपने सदियों का बदला चुकाया, रस्सी कैंची से काट दिया। मतलब पता है लोहे का केबल होता है, कैंची से नहीं कट सकता, है ना। आप कुछ मंत्र वंत्र करके कुछ भी तरीके से इस रस्सी को तोड़वा गए। अब ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। अब बताना है आपको कि नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, और कुछ नहीं कहना मुझे, इतना ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। आपको अभी भी नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है n। सोचो, मुझे नहीं पता है, तुम समझो, तुम कुछ पेपर वर्क कर लो फिर बताओ। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, सुना आपने? खुशनुमा, कनक, Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक बच्चों ट्राई कर पा रहे हैं? Yes, sir. बढ़िया, Yes, sir. ठीक है। हिमांशु, संध्या, अभिनव, Yes, sir. बहुत अच्छा। Yes, sir. ओके, कोमल, Yes, sir. चलिए चलो कर गए कोशिश। n इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा उठ जाएगा। अच्छा ठहरो जरा, ये आदित्य सर कुछ कह रहे थे, सुनो। क्या इसका mg नीचे की तरफ अप्लाई किया? क्या इस पर नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ दिखाया? यही n तो पता करना है। और जब आपने इस रस्सी को कट कर दिया, अब ये फ्री फॉल करना शुरू करेगा, जैसा आप कह रहे थे। मतलब नीचे की तरफ जब आएगा तो इसका एक्सेलरेशन भी किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो ma भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? mg। तो यदि आपका यही एक्सेलरेशन है फ्री फॉल के समय, तो आप इसका सूडो फोर्स जो ma लिखा करते थे वो भी क्या लिखना पड़ेगा? mg। mg से mg, जयराम जी यहाँ मत करो, n ऊपर की तरफ, ये mg नीचे की तरफ, और ये mg ऑपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो चुका है? 0। इसका मतलब उसको यही समझ में आ जाएगा कि हाँ अब आत्मा परमात्मा से मिलने वाली है। अब लिफ्ट बस जमीन से टकरा जाए, सारी मुश्किलें दूर हो जाए, वो हर तरह की कोशिश बंद कर देगा। ना तो इमरजेंसी अलार्म बजाएगा, ना बचाओ बचाओ चिल्लाएगा, है ना, कुछ और करने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो वैसे केस में एक्चुअली इसका जो कांटेक्ट है ना वो हट जाता है। मतलब आप जहाँ पे खड़े हो, पाँव का इस सरफेस से कांटेक्ट ही हट जाएगा। मतलब ये ऐसे गैपिंग हो जाएगी, है ना। अब आप उस सरफेस पे पाँव रख ही नहीं पाओगे, तब नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है क्या? 0। और हम लोग कंप्लीट वेटलेसनेस महसूस करेंगे। कोई भी किसी तरह का कोई वजन नहीं, आपको लगेगा कि पहुंच चुके हैं हम लोग जहां पहुंचने के लिए यहाँ आए थे। बस मुलाकात अब हो ही जाएगी कुछ भी पल में। तो ऐसे सिचुएशन में है। तो ये केस कौन सा हो गया बेटा? वेटलेसनेस का केस हो जाता है। ठीक है, क्या सबने नोट कर लिया है? आवाज दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है। तो कोई भी लिफ्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम हो, यदि लिफ्ट नीचे आ रही हो तो बॉडी का वजन पहले से ज़्यादा, पहले से कम,
ऊपर जा रही हो तो पहले से ज़्यादा, रस्सी टूट गई हो पूरा हल्का, ऐसा हो जाएगा। ये सिचुएशंस है। तो आपसे कहना ये है, आज की क्लास बारिश की वजह से खंडित रही, देर से शुरू हुई। क्लास रोकने का वक्त आया है, लेकिन सुन लो पहले, जो भी बुक हमारे पास है, खासकर अब चूँकि हम लोग ये 11th लेवल की क्लास लगा रहे हैं, खासकर यदि आपके पास S.L. अरोड़ा साहब की बुक हो तो अब आप इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने के लिए जितना सीखा है उसी को यूज़ करना होगा। सिर्फ एक रह गया और वो मैं चाहता हूँ कि आप पहले खुद फेस कर लो। जब आप वो सवाल लेकर मेरे पास आओगे तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। कौन सा है? कुछ क्वेश्चंस हैं H.C. वर्मा बुक में मिलेंगे और वो बुक आपको, वो S.L. अरोड़ा में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें सिस्टम है, रोप है, स्ट्रिंग है, पुली है, पुली भी मूव कर रही है, ये सिचुएशंस। तो वो आप तकरीबन 95% क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, वो लगाना शुरू करो। और नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर यहाँ से आगे चलेंगे किस तरफ? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जो थर्ड लॉ से आस पास वाली चीज़ें हैं, रॉकेट लॉन्च होना, है ना, उस पर जो फार्मूलाज आते हैं, वो सब कुछ। तो आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास फिर मिलेंगे हम लोग। और उस रुकना ज़रा, कोई लीव मत होना, अभी एक बात बतानी है।